नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक का आज एग्ज़ाम हुआ है उसका जो मैथ्स का पार्ट है उसको हल करके देखेंगे कि उसका आंसर क्या आ सकता है। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर आया है हम लोग सेट डी का हल देखेंगे। इसमें सामान्य गणित में 86 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, यदि दो संख्याओं का योग 55 है और उनका महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों, इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 55 है। तो सबसे पहले दो संख्या है, माना कि दो संख्या ए और बी है, उसका योग हम लोग 55 लिख दिए। और प्रश्न में क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो उनके व्युत्क्रम का जब योग करेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, ए धन बी बटे ए गुणित बी। तो ए धन बी कितना दिया है, 55 दिया है, और ए बी हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया गया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या ए और बी माने थे, तो ए और बी का गुणनफल क्या हो जाएगा, 5 गुणित 120, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक इतना दिया गया है। जब दोनों को गुणा करेंगे तो इतना आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमों का योग 55 बटे 5 गुणित 120। 5 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 11 बटे 120 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन हमें आया है दोस्तों, सेट डी का 86 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 बटे 120। अब चलिए आगे हम लोग किसको देखते हैं, 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 4 अलग अलग विद्युत उपकरण प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर सीटी बजाता है। यदि दोपहर 12 बजे सभी एक साथ सीटी बजाए तो अगली बार एक साथ कितने बजे सीटी बजाएंगे, और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका हल क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले 1 मिनट में दिया है, बाकी घंटे में दिया है, तो सभी को किस में परिवर्तित कर लेंगे, सबसे पहले मिनट में, क्योंकि सबसे छोटा जो यूनिट है मिनट है, इस कारण से ये जो घंटे में दिया है उसको भी हम लोग मिनट में परिवर्तित कर लेंगे। मिनट में परिवर्तित करने पर क्या आता है, 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 105 मिनट। अब इसका जब हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे इस विधि से तो क्या आ जाएगा अंत में, तो अंत में जब गुणा करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1260 मिनट। अब 1260 मिनट आया है, इसको जब घंटा में परिवर्तित करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से भाग दे देंगे। 60 से जब भाग देंगे तो 21 घंटा आएगा, ठीक है। अब 12 बजे में 21 घंटा और जोड़ना है, तो 12 बजे दोपहर है, तो 12 बजे जब रात होगा तो 12 घंटा हो गया। अब कितना घंटा बच गया, 9 घंटा। तो 12 के बाद सुबह के जो 9 बजे है उसको क्या बोलेंगे, 9 AM, ठीक है, 9 AM। तो 9 AM को 21 घंटे मतलब 21 घंटे के अंतराल में एक साथ बजता है सभी, तो 9 AM में दूसरा दिन वह फिर से बजेगा। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, 9 AM इसका सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग सेट डी का अगला प्रश्न, मैथ्स में क्या पूछा था। 88 नंबर का प्रश्न है, किसी संस्थान का विद्युत बिल
आंशिक रूप से नियत तथा आंशिक रूप से विद्युत इकाई के खर्च पर निर्भर था। किसी महीने में 540 इकाई खर्च होने पर बिल 1800 रुपये और दूसरे महीने में 620 इकाई खर्च होने पर बिल कितना आता है? 2040 रुपया हुआ। यदि किसी अन्य महीने में 500 इकाई खर्च हुआ तो उस महीने का बिल होगा। इसमें पूछा गया है जब 500 इकाई खर्च हुआ तो बिल कितना आया, यह पूछा गया है। तो दोस्तों ये लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जब 540 इकाई आया था तो उसका खर्च हुआ था 1800 रुपये, ठीक है। और 620 इकाई हुआ तो 2040 रुपये। तो जब 500 इकाई आया है तो इसका कितने रुपए देना पड़ेगा, यह पूछा गया है, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान दे देते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा, इन दोनों इकाइयों का अंतर निकलेगा 80 इकाई और इन दोनों जो रुपए है उसका भी अंतर निकलेगा। तो कितना आया, 80 इकाई बराबर 240 रुपये, ठीक है। अब देखिए 500 इकाई पूछा है और 540 इकाई हमें दिया है, तो 540 इकाई में 540 इकाई घटा देंगे तो 500 इकाई निकल जाएगा। और यहाँ हमारे पास 80 इकाई निकला है 240, तो 40 इकाई कितना हो जाएगा, इसका आधा 120, ठीक है। अब 40 इकाई का जो मान है इसको घटा देते हैं, किसमें, 540 इकाई में, समीकरण 1 जो है उसमें, ठीक है। तो 40 इकाई का मान 120 है और 540 का 1800 था, तो 1800 में 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1680 रुपये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1680 रुपये, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया था। 89 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, एक कार के खाली पेट्रोल टंकी को X प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। जब वह टंकी आधी खाली हुई तब उसे Y प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। पुनः जब आधी हुई तो X प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। पुनः जब खाली हुई तो Y प्रकार के पेट्रोल से भरा गया। अब बताइए टंकी में X प्रकार के पेट्रोल का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों सबसे पहले टंकी जब पूरा खाली था तो उसमें X प्रकार का पेट्रोल डाला गया, तो कितना हुआ, X का मात्रा 100%। जब वह खाली हो गया तो वह 50% हो गया। अब जब वह आधा खाली हुआ तो उसमें Y पेट्रोल डाला गया 50%। तो अब दोनों का मात्रा कितना हो गया, 50-50, X भी 50% और Y भी 50%। अब जब यह खाली आधा हुआ, ठीक है, तो इसमें आधा हुआ तो कितना कितना हो गया मात्रा, X भी 25% हो गया, Y भी 25% हो गया। अब इस टंकी में क्या किया गया, जब आधा हुआ तो फिर से उसमें X जो पेट्रोल है उसको डाला गया आधा, आधा मतलब 50%। तो X का मात्रा कितना हो गया, 75% और Y का मात्रा हो गया 25%। अब फिर यह टंकी क्या हो गया, आधा हो गया, तो आधा हुआ तो कितना हो गया, X का मात्रा 37.5% और Y का 12.5%। अब इसमें Y जो है 50% डाला गया, तो Y का मात्रा हो गया 62.5% और X का मात्रा है 37.5%। तो अंत में यही पूछा है कि X का जो मात्रा है वह कितने प्रतिशत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है 37.5%, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों 90 नंबर का जो प्रश्न है इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाया हूँ, तो इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ। अब देखते हैं हम लोग आगे का प्रश्न, 91 नंबर का प्रश्न। वह समय वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें एक मूलधन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से भी अधिक हो जाए। और 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि इसका आंसर
क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। दोस्तों इस प्रश्न में मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। तो 100 रुपये है, तो कौन सा वर्ष है जिसमें पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज इसके दुगने से भी अधिक हो, मतलब 200 से भी ज़्यादा आना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और दर कितना दिया है 20%, और समय कितना दिया है टी। तो कितने वर्ष में, यही जो वर्ष है इसको पूछा गया है। और ऑप्शन में 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष दिया है, और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, और इस तरह से इसको लिखते हैं। तो मूलधन हम लोग 100 माने तो 100 को रखते हैं, और इधर अंदर में ये है दर हमारा, तो दर 20 हो गया, 20/100, तो कितना हो गया 20 पंचे 100। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा अंत में 100 गुणित 6 का घात टी ऋण 5 का घात टी बटे 5 का घात टी। दोस्तों जब इसमें टी का मान रखते हैं, टी मतलब वर्ष, और ऑप्शन में दिया है 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, जब ऐसा मान रखते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो इसका मान क्या आता है 72.8, 107.36 और 148.832, जो कि इसके दुगने के बराबर है। क्या कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी उत्तर 100 के दुगने में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर व्यापम के अनुसार अलग भी हो सकता है, तो व्यापम का ही जो आंसर रहेगा वही सर्वमान्य होगा, लेकिन सोल्यूशन जब हम लोग कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों 92 नंबर का जो प्रश्न है वह पूछा गया था, एक वस्तु X का भाव प्रति वर्ष 40 पैसे बढ़ता है, जबकि वस्तु Y का भाव प्रति वर्ष 15 पैसे बढ़ता है। यदि वर्ष 2001 में वस्तु X का भाव 4 रुपये 20 पैसे था और वस्तु Y का भाव 6 रुपये 30 पैसे था, तो किस वर्ष वस्तु X का भाव वस्तु Y से 40 पैसे अधिक होगा। बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों, चलिए इसका भी हल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें बोला गया है X का भाव 40 पैसे प्रति वर्ष और Y का भाव 15 पैसे प्रति वर्ष बढ़ता है। तो X का जो भाव है वह 25 पैसे प्रति वर्ष Y के भाव से अधिक बढ़ता है, ठीक है। और 2001 में X का भाव 4 रुपये 20 पैसे मतलब 420 पैसे था, और Y का भाव कितना था 630 पैसे। ये रुपये है, इसको पैसे में परिवर्तित किया हूँ। तो 100 पैसे का 1 रुपये होता है, इस कारण से 100 से गुणा करके इसको पैसे में परिवर्तित कर दिया हूँ। अब Y का भाव X से कितना अधिक है, इसको घटाने पर कितना आ रहा है 210 रुपये, ठीक है, 210 पैसे ज़्यादा है। अब बोला है कि X के भाव को Y से 40 पैसे अधिक कितने वर्ष में होगा। मतलब ये कि Y का जो भाव है वह X से 210 पैसे ज़्यादा था, और X को 40 अधिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा 210 से 40 अधिक, मतलब कि 250 होना पड़ेगा X का जो मान है उसको, ठीक है। तो X का मान है 250 पैसे, कब होगा प्रति वर्ष 25 पैसे बढ़ रहा है, तो इतना होने के लिए 10 वर्ष का समय लग जाएगा। तो 10 वर्ष का समय लगने पर इतना हो जाएगा, ठीक है। और 2001 से आरंभ हुआ है, तो 2001 के बाद इसमें 10 वर्ष और जोड़ने पर कितना आ रहा है 2011। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 2011। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2011। अब 93 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें एक भिन्न दिया गया है, इस भिन्न को हल करने पर कौन सा मान आएगा, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको भी हल करते हैं। दोस्तों देखिए ऊपर और नीचे में अंतर क्या है, 0.06 है और यह 0.006 है,
मतलब दशमलव के बाद इसमें 2 शून्य है, इसमें 1 शून्य है। तो 1 शून्य को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 10/10 का जब गुणा करेंगे तो ऊपर में 10 का गुणा हो जाएगा तो 0.6 इसके बराबर हो जाएगा। अब नीचे में बटे 10 है, ठीक है, इसको हल करेंगे जब बटे 10 है और पूरे के घात में कितना है, 2 है, तो नीचे में कितना आ जाएगा, 10 का घात 2, सभी में 10 का घात 2 आ जाएगा। 10 के घात 2 को जब कॉमन लेकर ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और ये दोनों जो राशियां हैं वह आपस में समान हो जाएगा, ठीक है, समान हो जाएगा तो दोनों आपस में कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 100। तो कौन सा ऑप्शन में 100 दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में कितना है, 100। तो 93 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, 94। दोस्तों यहाँ पर अगर घात में 3 दिया रहता तो इस प्रश्न को हल करते तो इसका उत्तर 8.5 आता, लेकिन यहाँ पर घात में 2 दिया है। अब इसको हल करने पर कोई भी ये ए, बी और सी ऑप्शन में से कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है। आप हल करके देख लीजिए कैलकुलेटर करके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब चलिए देखते हैं 95 नंबर प्रश्न कि उसका उत्तर क्या आता है। 95 नंबर प्रश्न में बोला गया है, किसी माल का 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा गया और बचा हुआ 2% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 400 रुपये हो तो माल का कुल मूल्य क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। माना कि माल का कुल मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये मान लेते हैं। अब इसका 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितना हो जाएगा इसका, 2x/3, और बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, x/3 भाग, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, जो 4% 5% लाभ में बेचे थे जितनी वस्तु उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, और जितना वस्तु हम लोग 2% हानि में बेचे थे उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x/3, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत के सूत्र में जब रखेंगे तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा, 5/100 गुणी 2x/3। प्रतिशत को बटे में लिखे हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, ठीक है। अब लाभ और हानि जब निकलेगा तो लाभ ऋण हानि बराबर क्या हो जाएगा, हमारा कुल जो लाभ मिला है उस वस्तु में, उस माल में, वह हमारा निकल के आ जाएगा। वह कितना दिया है, 400 रुपये, इतना का लाभ हुआ बोला गया है। तो लाभ और हानि को जब आपस में घटाएंगे तो ये एक समीकरण आता है। इस समीकरण को हल करने पर आता है 8x बराबर 1,20,000। अब जब इसको हम लोग हल करते हैं तो कितना आ जाता है, इसका उत्तर 15,000। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जो 15,000 है यही हमारा क्या हो जाएगा, माल का कुल मूल्य हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग 96 नंबर का प्रश्न। गौरव ने अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट छूट काटने के पश्चात 10% अतिरिक्त छूट के साथ एक सूटकेस खरीदा। यदि अंकित मूल्य 1400 रुपये है तो उस सूटकेस को किस मूल्य में खरीदा गया, यह पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सर्वप्रथम जो अंकित मूल्य है वह कितने रुपए था, 1400 रुपये, ठीक है, प्रश्न में दिया गया है 1400 रुपये उसका अंकित मूल्य है। अब अंकित मूल्य में 20% का पहले डिस्काउंट, उसके पश्चात 10% का डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो 1400 का 20% कितना आ रहा है, 280 रुपये। तो सबसे पहले 280 रुपये का छूट हुआ उसमें, तो 1120 रुपये आया।
अब 1120 में 10% का और छूट मिला, मतलब 112 रुपये का और छूट मिल गया। तो 1120 में 112 घटाने पर कितना आ रहा है? 1008 रुपये। तो अंकित कितना रुपये में खरीदा है उस चीज़ को? 1008 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है। कमरे में कारपेट बिछाने की कीमत 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 270 है। 4 दीवारों पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पेपर चिपकाने की कीमत 1120 है। यदि एक दरवाज़ा और 2 खिड़की 8 वर्ग मीटर जगह घेरते हैं तो कमरे की नाप लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई में होगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इसमें एक शब्द बोला गया है यहाँ, एक कमरा चौड़ाई से आधा अधिक लंबा है, मतलब चौड़ाई का 1.5 गुना है बोला है। किसको? उसके लंबाई को। ठीक है, तो यहाँ लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई पूछा है। इस ऑप्शन को देखने पर समझ आ रहा है कि ये जो चौड़ाई है, बीच का जो चौड़ाई है, ठीक है, तो लंबाई क्या होना चाहिए? चौड़ाई से 1.5 गुना होना चाहिए। तो देखिए ये 6 है और 6 का आधा कितना होता है? 3, और 6 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है? 9। तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद इसको देखिए, 6 का आधा कितना आता है? 3, और 3 और 6 9, तो यहाँ तो 8 है। और 4 का आधा कितना होता है? 2, और 4 और 2 6, तो यहाँ तो 8 है। तो ये 3 ऑप्शन तो, 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन सही हो सकता है इसका, ए या फिर डी। तो दोस्तों इसमें मैं ए को लेकर चल रहा हूँ कि ये ऑप्शन सही है। अब व्यापम कौन सा आंसर लेता है ये तो मॉडल आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 3 टंकियों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। उसमें दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है और इतना इतना अनुपात में भरा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हल करने पर आंसर मेरे से सही नहीं आ रहा है। इस कारण से इसके उत्तर में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए 99 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर 40 है और मान 2/7 है? और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना के अनुपात A अनुपात B है, तब उसमें बोला गया है कि अंतर कितना है? 40, और मान कितना है? 2/7। तो B ऋण A बराबर 40 दिया है और A/B बराबर 2/7 दिया है। तो A/B बराबर 2/7 बराबर के लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 2 के, और B बराबर क्या हो जाएगा? 7 के। ठीक है, अब ये जो मान है A और B का, इसको इसमें रखते हैं। ठीक है, तो 7 के ऋण 2 के बराबर 40, तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा? 40, तो के बराबर 8 आ गया। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 16, क्योंकि के का मान यहाँ रखेंगे। तो A बराबर 8 दूनी 16 और B बराबर 8 सत्ते 56। तो A अनुपात B बराबर कितना आ जाएगा? 16:56। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 16:56। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथ्स का लास्ट वाला प्रश्न है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। एक मोटर यात्री 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। दोस्तों दूरी तो समान है, 150 किलोमीटर। जाते समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से तय किया और वापसी कितने में किया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब भी दूरी समान रहता है और दो वस्तुओं का हमें, मतलब दो वेगों का औसत निकालना होता है, तो उसका एक सूत्र होता है, औसत वेग बराबर 2 प्रथम वेग गुणित द्वितीय वेग बटे प्रथम वेग धन द्वितीय वेग। ठीक है,
तो जब इस सूत्र में मान रख के हल करते हैं तो कितना आता है आंसर 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग इन प्रश्नों को हल करके इनका आंसर आपको प्रोवाइड किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वे भी चेक करके देखें कि कितना आंसर उनका सही आता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।